देखिए, ये वही क्वेश्चन है जिसको लेकर बहुत सारे यूट्यूबर जो है वायरल हुए थे और उनका काफ़ी ही चैनल ग्रोथ हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसा ही था। इस क्वेश्चन में बच्चों ने जब ये पेपर आए थे, तो बच्चों ने ऐसा कहा कि इस बार सीबीएसई ने जो है क्लास 10 में हमसे जेईई मेंस लेवल टाइप्स के क्वेश्चन को पूछ लिया है। और दूसरा बात ये रहा कि इसमें जो है कुछ मिसप्रिंट भी हो गया है। सीबीएसई ने मिसप्रिंट भी किया था इस क्वेश्चन में। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर ये क्वेश्चन जो है बहुत हाइलाइट हुआ था यूट्यूब पर। आज हम लोग ये जानेंगे इस वीडियो में कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और दूसरी बात दैट मीन्स इसमें क्या मिस्टेक हो गया है इस क्वेश्चन में, उसे डिस्कस करेंगे। क्या ये क्वेश्चन सीबीएसई को क्लास 10 के बच्चों को देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये भी देखेंगे। और रहा बात इस तरह के कंटेंट को क्या इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि नहीं चाहिए सीबीएसई को, ये भी जानेंगे इस वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो है सीबीएसई क्लास 10 मैथ्स के पेपर में आया था। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं आपको ये सेट का क्वेश्चन पेपर का कोड भी बता देता हूँ। ये देखिए, ये रहा। ये जो है सेट 1 के पेपर में आया है और इस क्वेश्चन का कोड है 341, ठीक है? तो देखते हैं हम लोग इसमें क्या हो गया था, क्या प्रॉब्लम हो गया था जिसको लेके यूट्यूब पर इतना हंगामा किया गया था इस क्वेश्चन को लेके। तो चलिए हम क्वेश्चन को पहले ले आते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो देखिए, इसमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन गिवन है जो मैं आपको एक-एक करके जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो साथ में मैं आपको बताते चलूँगा और यहाँ पे सॉल्व करते चलेंगे। सबसे पहला देखिए, आपसे पूछा गया है कि ये जो है MQBN, ये जो है, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है? मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसका आप नाम बताइए। तो सबसे पहले इसके लिए हम लोग ना इसको बना लेते हैं QBN, ये वाला। तो चलिए हम इसको पहले हम लोग बना लेते हैं। ये रहा, ये रहा यहाँ, ये है, इसे यहाँ बना। देखिए अब हम लोगों ने इसे अलग से बना लिया है, BN। ध्यान से देखिए, ये जो है ये हमारे पास रेडियस है। कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखिए, तो एम क्यू जो है ये रेडियस है और इसे देखिएगा ये क्या है, टेंजेंट है। तो आप जानते हैं रेडियस हमेशा टेंजेंट के ऊपर क्या बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये 90 डिग्री है। दूसरा आप ये देखिए, ये भी रेडियस है छोटे वाले सर्कल का और ये टेंजेंट है। तो ये एंगल भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहाँ से आप इसे भी देख लीजिए, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अच्छा आप ये बात बताइए, ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये एक परपेंडिकुलर, ये एक परपेंडिकुलर है। तो ये भी 90 बन रहा होगा, ये भी 90 बन रहा होगा। चलिए मैं इनको ना नेमिंग देता हूँ और आपको एकदम थ्योरी के साथ बताता हूँ कैसे लिखेंगे। देखिए, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 दोनों का सम कितना आएगा? अब बोलेंगे एंगल 1 90 है, एंगल 2 भी 90 है, कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। और एंगल 1 और 2 जो है को इंटीरियर एंगल है, तो क्या बोलेंगे, सिंस सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180, देयरफॉर आप क्या बोलेंगे, ये कब होता है, जब देख लीजिए, जैसे हम लोग यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं, इन दोनों को हम लोग कोई इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है? जब कोई इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो ये दोनों लाइन जो होता है, कैसा लाइन होता है, पैरेलल लाइन। दैट मीन्स ये लाइन कभी भी आपस में एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे आगे जाके, ओके? तो यहाँ से आप बोल पाएंगे कि ये जो दोनों लाइन है, कौन सा लाइन, MQ और NB। तो यहाँ से बोलेंगे MQ एंड MB, ये कैसा है, पैरेलल है। तो अब हमें ये पता चल गया, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इसमें तो कोई साइड इक्वल है नहीं, लेकिन वन पेयर ऑफ साइड क्या है, पैरेलल है। ऐसा किसमें होता है, ऐसा ट्रेपीजियम में होता है। और यहाँ पे 90 डिग्री है, तो आप इसका नाम क्या बोल देंगे, या तो सिंपल ट्रेपीजियम बोल दीजिए या राइट ट्रेपीजियम बोल दीजिए, कुछ भी लिखेंगे, इसमें मार्क्स दिया गया था, ठीक है? राइट नहीं लिखेंगे तो भी मार्क्स दिया गया है इस बार पेपर में। तो ये ट्रेपीजियम हो गया। तो देखिए, ये हमारा फर्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे कवर हो जाता है, ये वाला। सेकंड वाले को देखिए, MN इज पैरेलल टू PA। देखिए MN है कहाँ,
हमारे पास, तो ये रहा एम एन और पी ए कहाँ पे है, ये रहा पी ए। क्या ये दोनों पैरेलल है? आप अगर ठीक से देखेंगे, अगर आपको पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट अगर पता है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल नहीं है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट क्या है? तो चलिए इसके लिए मैं इसे हटाता हूँ यहाँ से। फिर से मैं आपको यहाँ पे ये बना देता हूँ। देखिए, बचपन से आप लोग पढ़ के आए हैं, पैरेलल लाइन किसे कहते हैं? अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो क्या हम बोल सकते हैं इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा एवरीवेयर वो इक्वल होगा कि नहीं होगा? यस, इक्वल होगा। पैरेलल लाइन का कंडीशन ये होता है, उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह पे क्या होता है, पर सॉरी इसमें एक बात ऐड कर लीजिएगा, पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब वो डिस्टेंस जो ये यहाँ पे एंगल कितना बना है, माफ कीजिएगा ये इसे हटाते हैं, ये एंगल कितना बना है 90 डिग्री और यहाँ भी कितना बना है 90 डिग्री, तो ये जो डिस्टेंस होगा इसे हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोले। जैसे देखिए ये एक डिस्टेंस है, ये तो परपेंडिकुलर नहीं है क्योंकि यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बना रहा, यहाँ भी 90 डिग्री नहीं बना रहा। तो ये पैरेलल लाइन के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब आप यहाँ देख लीजिए कि पी एक लाइन है, ओके, और एम एन भी एक लाइन है, ठीक है। इसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं। यहाँ देखिए तो ऐसा है एक लाइन और यहाँ देखिए तो ऐसा है लाइन, ठीक है। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पैरेलल होगा कि नहीं होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप खुद भी आंसर कर सकते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पे ये एंगल जो है आपके पास ये क्या है 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या है 90 डिग्री है। अगर 90 डिग्री है तो ये तो आपको समझ में आ गया कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है। आप देखिए यहाँ पे ये जो है बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, ओके, ये बड़े वाले सर्कल का रेडियस है और ये जो है 13 दिया हुआ है, तो ये 13 है तो ये भी 13 सेंटीमीटर होगा और ये 8 है तो ये भी कितना होगा 8 होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ये 13 सेंटीमीटर है और ये 8 सेंटीमीटर है, ऐसा है ही नहीं। दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस धीरे-धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अगर ये कम हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे आप पीएम नॉट इक्वल टू एन ए और ए एन एक ही बात है। देयरफॉर पी ए इज नॉट पैरेलल टू एम एन। सेकंड वाला भी हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था, ये भी बहुत ईज़ी है। इसमें बहुत सारे बच्चों ने लगभग ये 80% बच्चों ने इसे करेक्ट भी किया था, ओके। अब रहा बात कि प्रॉब्लम कहाँ हो गया था, उसे हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम ये हुआ था कि ये जो थर्ड वाला पार्ट है ना, इसमें प्रॉब्लम हो गया था। तो चलिए हम लोग ना थर्ड वाले पार्ट को थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं। पहले हम फोर्थ वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थर्ड वाले को डिटेल में जानते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। चलिए फोर्थ वाले को देखिए, फोर्थ वाले को हम लोग बना लेते हैं, क्योंकि फोर्थ वाला ईज़ी है, जल्दी भी बन जाएगा हमसे, इसीलिए बोल रहे हैं। अब आप देखिए हमें एमएन निकालने बोला है, एमएन है कहाँ? यहाँ रहा, मैं इसको अलग से बना देता हूँ आपके लिए। जैसे ये देखिए एक लाइन है और ये भी एक लाइन है, चलिए नहीं इसे यहाँ नहीं बनाइए, ये रहा और इसे ऐसे मैच कर दीजिए, ये रहा, हो गया? देखिए, ये रहा एम, ये रहा एन और ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है तो इसका नाम ले लीजिए आर। तो हम लोग भी दे देते हैं एम, एन और आर, ठीक है? यहाँ देखिए ये लेंथ कितना है 35, तो ये भी कितना होगा 35 ही होगा, तो ये 35 हो गया। तो ध्यान से देखिए, थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये पूरा का पूरा लेंथ है 13 और ये रेडियस है 8, ये रेडियस 8 है और देखिए ये बात आप ध्यान से समझिए, ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है। तो ये जो है हमारा रेक्टेंगल होगा, मतलब ये 8 है तो ये भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो अब मुझे आप बताइए ये पूरा 13 है, ओके, और ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 8 है। तो ये कितना होगा ये वाला सेक्शन, तो आप क्या बोलेंगे 13 में से 8 को माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको क्या बोले हम, 13 में से 8 को माइनस किए तो 5 सेंटीमीटर आ गया। तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर। अब एन एम एन निकालना है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम को लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा एम एन का स्क्वायर करेंगे तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, एम आर स्क्वायर
और ये हो जाएगा RN²। ठीक है, तो यहाँ से बताइए MR कितना है, 5 है, 5 का स्क्वायर 35 का स्क्वायर, इसे सॉल्व करेंगे 25 और ये 3 4 जा कितना होता है 12 25, दोनों को ऐड करेंगे तो 1250। 1250 को अगेन हम लोग लिख सकते हैं 625 इंटू 2 लिख सकते हैं, ओके, और ये MN स्क्वायर। तो यहाँ से MN कितना हो जाएगा वो बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, √625 इंटू 2, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 25√2 सेंटीमीटर। तो ये देखिए हमारा MN का वैल्यू कितना आ गया 25√2 सेंटीमीटर। ये ठीक था, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। तो अब हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं जहाँ हम लोगों को डिस्कस करना है। तो चलिए इसे भी हम लोग फिनिश ही कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसे इरेज़ कर लेता हूँ पहले। अब देखिए, 4th वाले पार्ट को देखें। आपसे पूछा गया है कि ये टीबी का लेंथ कितना होगा? तो आप देखिए ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचते हैं दोनों का लेंथ इक्वल होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, ये थ्योरम है। तो यहाँ से देख लीजिए ये टीपी है 80 सेंटीमीटर, ओके? तो ये है 80 सेंटीमीटर। तो ये पूरा भी कितना होना चाहिए? ये पूरा होना चाहिए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो यहाँ से अब अगर आपको टीबी निकालना है तो क्या करेंगे आप, इस पूरे में से ये जो पूरा लेंथ है, इस पूरे में से इतने लेंथ को माइनस कर दीजिए तो आपके पास ये वाला एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, वही काम करते हैं हम लोग। चलिए, तो टीबी निकालना है हम लोगों को, तो हम लोग एक काम करते हैं, टी क्यू में से क्यू बी को माइनस करते हैं। तो टी क्यू कितना है 80 है, क्यों 80 है, सिंस टी पी इक्वल टू टी क्यू इक्वल टू 80 सेंटीमीटर टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, और ये कितना है 35। तो यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आया ये 45 सेंटीमीटर। बच्चों ने ये बनाया था, बहुत सारे बच्चों ने बनाया था। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो देखिए, आपके पास जो यहाँ डाटा था उसके हिसाब से तो ये सही है, ठीक है? और दूसरी बात रहा कि इस पे मार्क्स दिया गया है, ऐसा बात नहीं कि मार्क्स नहीं दिया गया है। अब सेकंड कॉन्सेप्ट पे आइए, इसे तो यहाँ खत्म करते हैं। अब देखिए तो सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट को लगाते हैं और जानने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम कहाँ आ गया था, लोगों ने क्यों इस क्वेश्चन को इतना हाईलाइट किया था। चलिए रहने दीजिए, हमें काम यहाँ से लेना है। देखिए तो ये जो इसके आपके पास यहाँ पे कितना ट्रायंगल है, तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है NBT एंड ट्रायंगल MQT, दो ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए तो ये एंगल T जो है, यहाँ वाला पोर्शन ये तो कॉमन है, ठीक है ना? तो इस ट्रायंगल का नाम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, BTN लिख दीजिए, एंगल BTN। और यहाँ से देखिए इसका नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये देखिए क्या नाम लिखेंगे QT, और N लिख देंगे, M लिख देंगे, ये हो जाएगा QTM। दोनों इक्वल होगा, क्यों, कॉमन है, यस कॉमन है, ये हो गया। दूसरा बात रहा, इस ट्रायंगल में ये 90 है, ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो ये भी तो 90 ही है, ठीक है? ये 90 है और इसमें ये 90 है। तो देखिए तो छोटे वाले ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है ना, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम लिख ले NBT। इसका नाम क्या लिख लेते हैं, NBT इक्वल टू, इस एंगल का नाम लिख लीजिए MQT। समझ में आ रहा है, बड़े वाले ट्रायंगल में MQT, ये भी 90 है तो ये हो जाएगा MQT। दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि ईच 90 डिग्री, ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इससे क्या प्रूफ हुआ, अगर ऐसा है तो ट्रायंगल हमारा टी सॉरी ये जो ट्रायंगल है ये वाला NBT, ये सिमिलर होगा ट्रायंगल MQ, ठीक है, हो जाएगा। तो चलिए सिमिलर हो गया, अब क्या करेंगे ना, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं ना, ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ उन दोनों को। छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग ये साइड और ये साइड को लेंगे, फिर बड़े वाले में इस साइड को और इस साइड को लेंगे। और ये आपको टेंशन नहीं लेना है, ये एक बार छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं तो बड़े वाले ट्रायंगल में जो है ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा।
तो देखिए हम लोग यहाँ से ये साइड को ले लेते हैं एन बी, तो यहाँ से ले लीजिए एन बी। चलिए मैं ना इसे काम करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि हमें स्पेस मिल जाए और ये इन्फॉर्मेशन भी काम में आ जाए। तो देखिए यहाँ से लिखिए एन बी, ये रहा फर्स्ट और सेकंड, ये रहा ना एन बी, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा एम क्यू होगा, एम क्यू। ठीक है, अब ये साइड लीजिए बी टी या टी बी, एक ही बात है। तो यहाँ से लेंगे टी बी, तो टी बी कैसे आया आपके पास थर्ड और सेकंड, तो थर्ड और सेकंड को सुनिए तो यहाँ से क्या आएगा टी क्यू, तो ये आ गया टी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। अब बताइए तो एन बी का वैल्यू कितना है, तो यहाँ देखिए एन बी कितना है 8 है, 8 है। एम क्यू कितना है, एम क्यू कितना है 13 है। टी बी, टी बी हमें नहीं पता है, टी बी को ऐसे ही रहने देते हैं। और टी क्यू निकालना है, तो देखिए ये रहा टी क्यू पूरा का पूरा 1। ये हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए एक काम कर लेते हैं हम लोग, आ, इसे ना x मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये निकल के आंसर आ जाएगा। तो देखिए तो इसे हम लोग टी क्यू को लिख सकते हैं टी बी प्लस टी क्यू, टी बी प्लस बी क्यू। ध्यान से देखिए इस पूरे को हम लोग लिख सकते हैं टी बी प्लस बी क्यू, और टी बी को आपने क्या माना है एक्स माना है, तो यहाँ से देखिए अब हमारा सॉल्व होने वाला है, ये एक्स और ये x प्लस बी क्यू का वैल्यू तो है हमारे पास, देखिए 35 है, तो ये हो जाएगा 35। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इनको, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 8x और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 इंटू 35, देन इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, ये 13x आएगा। चलिए इसे मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। एक काम कीजिए 8x को उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 15x माइनस 8x और यहाँ क्या बच जाएगा 8 इंटू 35। ओके, तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा 8 इंटू 35। 5 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 7 जा, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8 इंटू 7 कितना होता है 56 होता है। तो देखिए ये 56 आया। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों को पता चलने वाला है कि गलत हो कहाँ गया था, तो अब मैं इसे एरेज करता हूँ ताकि आपको, नहीं ये डाटा लगेगा हमारे पास, इस डाटा को हटा देते हैं। देखिए अभी आपने यहाँ पे ये जो टीवी निकाला है थोड़ी देर पहले, ये टीवी कितना आया था 45, कैसे निकाले थे, ये 80 था तो ये भी 80 होगा ना। अब मैं यहाँ पे आपको जो प्रॉब्लम था इस क्वेश्चन का वो उसे मैं सब बताने जा रहा हूँ। ये 80 था तो ये भी 80 था, तो इस 80 में से 35 को माइनस किए तो ये वाला जो जगह है ये हमारा मिल गया 45। ओके, एक में आपने आंसर कितना बताया 45, और सिमिलरिटी वाले कॉन्सेप्ट का यूज करके देखिए आपने यहाँ पे क्या लेके आया x का वैल्यू, x मतलब क्या है, x मतलब टीवी ही तो है, तो ये कितना है 56 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है आपको, तो बताइए एक साथ दो वैल्यू कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो यहाँ पे सीबीएसई से गलती हो गया, और इस गलती की वजह से जब हम लोग पेपर चेकिंग में आया था ड्यूटी वायलेशन ड्यूटी, तो उस समय बोला गया था जिस बच्चे ने इसे बनाया है इसे भी मार्क्स देना है, और जिस बच्चे ने इसे बनाया है उसे भी मार्क्स देना है, ठीक है। तो मार्क्स तो बच्चों को मिला है इसमें, चाहे आप इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से बनाइए, मार्क्स आपको दिया गया है, ठीक। अब आइए हम लोग इसे समझते हैं। तो मिसप्रिंट क्या हो गया, तो देखिए ये टीपी जो है ना, ये टीपी 80 सेंटीमीटर, इसे चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा, अब देखिए ये अगर 56 आया आपके पास, तो यहाँ से बताइए आप हम लोग टी क्यू कितना होगा, तो टी क्यू के लिए आप क्या बोलेंगे टी बी प्लस बी क्यू। ओके, तो टी बी है 56 और ये है आपके पास 35, इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 91 सेंटीमीटर। ओके, तो बस ये जो 80 सेंटीमीटर यहाँ पे आ गया है, अगर ये ना होके यहाँ पे अगर 91 सेंटीमीटर होता तो ये क्वेश्चन 100% परफेक्ट होता, और बहुत ही ये शानदार क्वेश्चन होता। होता क्या, ये क्वेश्चन शानदार है भी,
लोग चाहे कुछ भी बोले या बच्चे चाहे कुछ भी बोले, बट आप लोगों ने देखा यहाँ पे इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था जो जेईई मेंस और एडवांस लेवल का था। बस लोगों ने यूट्यूब पर व्यू के लिए इसे बहुत ही इस तरह से दिखाया कि बहुत ज़्यादा बुरा हो गया बच्चों के साथ, ऐसा कोई बात नहीं था। हाँ, बुरा कैसे हो गया? देखिए देखिए पहले ये गलती का बात कर लेते हैं। क्या इस तरह का गलती हो गया, तो क्या ये सीबीएसई करप्ट है या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जब एक पेपर बनता है तो ये ह्यूमन एरर है, हो ही सकता है ऐसा गलती, तो इसके लिए हमें इतना ज़्यादा ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं था सीबीएसई को, ऐसा किसी से भी हो ही सकता है। हाँ, नेक्स्ट टाइम से इसे ध्यान रखना है कि इस तरह की गलतियाँ ना हो। अब रहा बात, क्या इस तरह के क्वेश्चन को पेपर में देना चाहिए? जी हाँ, इस तरह के पेपर को देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? आप बात समझिए। अगर हम लोग ईज़ी टास्क को करेंगे, तो हमारा ब्रेन जो है, ईज़ी टास्क को कंप्लीट करने के लिए ही डेवलप होगा। अगर हम हार्ड टास्क को करते हैं या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन्स को करते हैं, तो हमारा ब्रेन भी उसी तरह से डेवलप होता है। समझ में आ रहा है ना? देखिए जब आप रेस्ट करते हैं, तो देखिए उस समय आपका ब्रेन जो है, उतना वर्क नहीं करता है। लेकिन जब आप एग्ज़ाम आता है, जब आप पढ़ते हैं, तो उस समय आपका ब्रेन क्या होता है? अच्छे से ये काम करता है, अच्छे से फंक्शन करता है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर बच्चे डील करेंगे ना, तो उनका क्रिटिकल थिंकिंग और उनका जो नए-नए क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्किल्स है, ये सब डेवलप होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड करना चाहिए। रहा बात कि इस तरह के क्वेश्चन को ना एनसीईआरटी को भी अपने बुक में लाना चाहिए। क्यों लाना चाहिए? अगर एनसीईआरटी इस तरह के क्वेश्चन अपने बुक में लाएँगे, केस स्टडी इस तरह के लाएँगे, तो क्या होंगे ना, बच्चे उस प्लेटफ़ॉर्म पे जाके प्रैक्टिस कर लेंगे। अब जब इसे एनालाइसिस किया गया, तो देखो इस क्वेश्चन में ऐसा हुआ कि ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा नहीं बना पाया, बच्चों ने इन दोनों आंसर को निकाल के दिखाया था। लगभग देखा जाए तो इसमें 30% बच्चे ही थे जो इसे एकदम 100% करेक्टली बना पाए, बाकी 70% लोग नहीं बना पाए। तो इससे क्या समझ में आता है? हमारे जो बच्चे हैं, उन बच्चों में कहीं न कहीं थोड़ा-सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनाने में उनको डर लगता है या उनसे गलतियाँ हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि वो इस तरह के क्वेश्चन से इस तरह के क्वेश्चन को वो प्रैक्टिस नहीं करते या इस तरह के क्वेश्चन उनके करिकुलम में नहीं है, इसीलिए ऐसा हो जाता है। तो यही है कि ऐसा कोई बुरा बात नहीं है, ये क्वेश्चन बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बस यही किया जाना चाहिए कि एनसीईआरटी की जो बुक है, उसमें अलग-अलग टाइप के केस स्टडी को इंक्लूड करना चाहिए, जिससे बच्चों को क्या है क्रिटिकल थिंकिंग हो, क्योंकि एनसीईआरटी एक बेस माना जाता है बच्चे इसे बेस मान के तैयारी करते हैं और मान लीजिए कुछ भी थोड़ा अलग आ जाता है, तो बच्चे ब्लेम करने लगते हैं सीबीएसई को। सीबीएसई जो है एनसीईआरटी के बेस पे ही क्वेश्चन बनाते हैं, बस ये क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से चेक कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आपको इस क्वेश्चन से लेके इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे, सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे आपको दिया और अगर आपको ये पसंद आया, तो आप हमारे चैनल को अब सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।